हम लोग का टॉपिक जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या सर? प्रिंसिपल मतलब होता है रूल एंड रेगुलेशन। जब तक आपके लाइफ में रूल एंड रेगुलेशन नहीं होगा, जब तक नियम और कानून नहीं होगा, तब तक उस क्षेत्र में, उस वर्क में डेवलपमेंट नहीं हो। चाहे वर्क जैसा भी हो, चाहे वर्क जैसा भी हो, उस वर्क में डेवलपमेंट तभी हो पाता है जब यूटिलाइज करते हैं हम लोग रूल एंड रेगुलेशन। रूल क्या होता है? रूल मतलब होता है नियम और कानून। क्योंकि यदि हमारे लाइफ में कुछ प्रिंसिपल हो, कुछ नियम हो, तो ऑटोमेटिक हमारा लाइफ जो है वो ग्रो कर पाता है, क्योंकि उसको हम रूटीन वाइज में करते हैं। हम लोग पढ़े मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट आपको पता है कि अपने स्किल को प्रेजेंट करना, अपने स्किल को सही से प्रेजेंट करना ही आपका मैनेजमेंट कराता है। तो उससे क्या होता है, हमारा वर्क जो होता है वो ग्रो करता है। क्या करता है सर? तो उसी के तहत हमारे जो हेनरी बोलते हैं, पहले जान लीजिएगा कि जो हमारे मैनेजमेंट के फादर थे उनका नाम था हमारा अब्दुल टेलर। क्या नाम था? उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में बोला था कि मैनेजमेंट जो है एक आर्ट एंड साइंस है, और मैनेजमेंट के तहत अपने स्किल को प्रेजेंट किया जाता है, अपने नॉलेज को प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में यूज करें। यदि उस क्षेत्र में, उस वर्क में यदि उस स्किल का प्रयोग करते हैं तो हमारे वर्क में डेवलपमेंट होता है। क्या होता है सर? तो उसी के तहत हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल के तहत हमारे जो प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को जो बनाने वाले पर्सन थे उनका नाम था हेनरी फ्योल। क्या नाम था? वो जो थे एक उद्योगपति थे, जिन्होंने अपने विचार में, एक इकोनॉमिस्ट भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, ठीक है, उन्होंने अपने नियम के तहत, अपने सिद्धांत के तहत उन्होंने इसके कुछ कानून बनाया। उन्होंने बिजनेस के तहत कहा यदि आपका बिजनेस डेवलप होगा या बिजनेस को डेवलपमेंट करना है तो उसमें यूज करना है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल किसका? मैनेजमेंट का। किसका सर? यदि उस प्रिंसिपल का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो वर्क होता है, आपका बिजनेस सेक्टर होता है, उस बिजनेस में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। क्या होता है सर? तो आखिर वो प्रिंसिपल है क्या सर? देख ले ध्यान से, इसको एक चार्ट का बताया कौन, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट में एक व्यक्ति होता है सर, एक व्यक्ति होता है जो पूरे फर्म को कंट्रोल करता है, जो सबको डिसिप्लिन बताता है, जो सबको डायरेक्शन देने काम करता है, जो सबको कंट्रोल करने काम करता है, वे बताने काम करता है, मतलब अपनी एम्प्लॉय को एक एचआरएम की तरह कंट्रोलिंग करने का काम करता है, ताकि वही व्यक्ति के नियम को सारे लोग यूज करते हैं, ठीक है। हर बिजनेस का एक पर्सन होता है। तो मान लीजिए पर्सन है जो अपने एम्प्लॉयज को क्या कर रहा है, अपने बिजनेस के नियम को फॉलो कर रहा है, अपने नियम को बता रहा है। क्योंकि जब भी कोई पर्सन को बिजनेस में ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले उसका ट्रेनिंग होता है। क्या होता है सर? और ट्रेनिंग देने के बाद उसका एक प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट करने के दौरान ही बताया जाता है कि भैया आपको इन सिद्धांतों के तहत काम करना पड़ेगा, इन नियमों के तहत काम करना पड़ेगा। यदि आप इस पॉलिसी, इस रूल एंड रेगुलेशन तहत काम करते हैं तो आपका ग्रोथ होगा ही, आपका प्रमोशन होगा ही, साथ ही साथ बिजनेस भी क्या करेगा, डेवलप करेगा। क्या करेगा सर? तो ऐसा नहीं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज बिजनेस होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज हर क्षेत्र में होता है। परिवार है, परिवार में जो मुखिया होता है वो क्या करता है सर? जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं उनको ये बताते हैं कि भैया आज का अनुशासन ये है, आज का डिसिप्लिन ये है, आज हमारे अगर ये फंक्शन है तो सबको मिलकर करना है। मतलब उनके द्वारा दिए गए रूल एंड रेगुलेशन को फैमिली लोग अप्लाई करते हैं तो फैमिली में काम भी अच्छे से होता है और फैमिली का विकास भी होता है। क्या सब लोग खुशी से रहते हैं, सब में हैप्पीनेस होता है। तो उसी के तहत हमारे जो प्रिंसिपल, हमारे जो कौन थे, हेनरी फ्योल, हमारे थे हेनरी फ्योल मैनेजमेंट करता, उन्होंने क्या किया था, इसके संदर्भ में 14 प्रिंसिपल थे, 14 प्रिंसिपल बहुत होता है, लेकिन उन्होंने इसके अंदर कितना बनाया, 14। तो सिर्फ हमको ये 14 प्रिंसिपल जानना है कि प्रिंसिपल होता है कैसा। तो उस प्रिंसिपल में गौर करेंगे, हमारा पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे इजी वर्क है कार्य का बंटवारा। ये डिवीजन होता क्या सर? डिवीजन होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, उस वर्क को अपनी एम्प्लॉय को जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो उनके स्किल के अनुसार बांटेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक स्कूल चला रहे हैं तो स्कूल में 1 से 10 क्लासरूम है, तो क्या एक ही टीचर को सब क्लास पढ़ा देंगे? नहीं सर, हर क्लास टीचर को अलग अलग क्लासरूम का रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपेंगे कि सर आप अपने अपने क्लास में जाइए और अपने वर्क को सेटिस्फाइड कीजिए।
अपने नॉलेज को बताइए, अपने स्किल को प्रेजेंट कीजिए। उसी प्रकार किसी बिजनेस में जब प्रोडक्शन वर्क होता है तो रॉ मटेरियल को जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जब रॉ मटेरियल को किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट करने के लिए हर एम्प्लॉय को अलग अलग से ट्रेन किया जाता है, उनको डिवाइड किया जाता है, भाई आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है। तो ये प्रोसेस वाइज से हर वर्कर को बताया जाता है ताकि हर एम्प्लॉय अपनी स्किल के अनुसार उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का काम करता है ताकि बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बन सके। एक एग्जांपल परिवार ही है सर, एक फैमिली है, मुखिया क्या करता है, परिवार का जो लीडरशिप जो कंट्रोल करता है वो क्या करता है, फैमिली मेंबर को काम बांट दिया, काम जल्दी हुआ, समय बचा सर, वर्क इजी हुआ कि नहीं सर। अब एक ही व्यक्ति को सारा काम नहीं देंगे तो काम अच्छा होगा, वो जबरदस्ती में होगा सर, काम वेस्ट नहीं होगा सर, बहुत ज्यादा डर आगे होता है सर। अगर जबरदस्ती किसी एक ही व्यक्ति को सारा काम देंगे ना तो काम से बचने के लिए क्या करेगा, कुछ ऐसा काम कर देगा कि सेकंड बार हमको वो काम दिया नहीं। तो उस काम को इजी करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग वर्क को डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करते समय इस बात को ध्यान रखते हैं कि भैया जो व्यक्ति उस क्षेत्र में स्किल है, जिस क्षेत्र में उसको नॉलेज है, जिस स्किल का उसको टैलेंट दिया गया है, जिस स्किल को उसको डिग्री लिया है, उसी स्किल के अनुसार उसको काम दिया जाए। किसी भी पोस्ट के लिए जब वैकेंसी निकलता है ना सर तो उसका वह कैटेगरी होता है सर, क्या होता है, ऐसा नहीं कि एक ही स्कूल में 10 प्रिंसिपल होता है, क्या क्लासेस वाइज होता है, टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल एक ही होता है। तो जब तक डिवाइड नहीं करेंगे हमारा वर्क सेटिस्फाइड। पहला कानून डिवीजन ऑफ वर्क को दिक्कत। दूसरा ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या होता है, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। ये ऑथोरिटी होता क्या सर, जब एक मैनेजमेंट कर्ता द्वारा अपने वर्कर को वर्क डिवाइड किया जाता है तो उनको यह अधिकार दिया जाता है, उनको अधिकार दिया जाता है कि सर आप अपने फर्म के मेंबर हैं, एम्प्लॉइज हैं, तो आपको ये अधिकार दिया गया है, उसी अधिकार के तहत अपने दायित्व को सही से संपन्न करें। आपको जब तक हम अधिकार नहीं देंगे, मान लीजिए हमारा फर्म, हमारे आप सभी एम्प्लॉइज, ठीक है, अब काम तो बांट देंगे, लेकिन काम बांटे तो आपको ये अधिकार दिए सर कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका वो काम है। तो आपको जब काम दिए तो आपकी स्किल के अनुसार दिए, तो ये आपको अधिकार दिए। अब उस अधिकार को आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार कंप्लीट करेंगे। जब तक उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे नहीं तब तक काम अच्छा होगा क्या। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कब समझिएगा, जब आपको लगेगा नहीं मेरा प्रमोशन होगा, हमारा ग्रोथ होगा, हमारा स्किल बढ़ेगा, हमारा सबसे डेवलपमेंट होगा, तो ऑटोमेटिक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़िया से करेंगे। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़िया से नहीं करेंगे तब तक आपका विकास। इसलिए हर क्षेत्र में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। अगर परिवार में मुखिया द्वारा काम को बांट दिया जाता है ना, तो बांटना ऐसे नहीं होता है सर, बांटने के बाद जिस मेंबर को दिए हैं उसका यह दायित्व होता है कि वह अपने काम को सही समय पर संपन्न करे। जब तक वह सही समय संपन्न नहीं करेगा तब तक हमारा वर्क सेटिस्फाइड है ना, है ना। थर्ड पॉइंट डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन जिसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्या अगर अनुशासन नहीं है सर तो सारा काम बेकार है, सारा वर्क बेकार है, किसी वर्क में डेवलपमेंट नहीं होगा। हम लोग पढ़े थे फंक्शन मैनेजमेंट, तो फंक्शन मैनेजमेंट पढ़े थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल, है ना। और पांचों में सबसे वांटेड कहा जा रहा है तो वो मेरा कंट्रोल है। क्या सर, क्योंकि कंट्रोल वो चारों फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। आखिर कंट्रोल होता क्या है, कंट्रोल एक डिसिप्लिन बताता है कि भाई आप अपने काम को एक डिसिप्लिन वाई में कंप्लीट कीजिए। अगर अनडिसिप्लिन होगा तो या तो आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, यदि आप डिसिप्लिन से काम नहीं करते हैं तो आपको फर्म छोड़ना भी पड़ सकता है। क्या, तो किसी भी काम को यदि आप दायरे से नहीं कीजिएगा ना तो परिवार से बाहर हो जाएगा। क्या, यदि फैमिली मेंबर में आपको जो काम दिया गया है उसको आप डिसिप्लिन नहीं करते हैं तो परिवार के जो मुखिया है ना सर, आपको उस मेंबरशिप से कुछ समय के लिए अलग कर दिया जाएगा। क्या, तो आपको यदि काम बेस्ट करना है तो अपने लाइफ में डिसिप्लिन जरूर बनाएंगे, क्योंकि ये हमारे फेथ का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, सबसे मोस्ट वांटेड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। क्योंकि डिसिप्लिन जो विचार दिया गया है, जो सिद्धांत दिया गया है, जो कानून दिया गया है, उसको पालन करें। जैसे भारत की सुरक्षा कैसी होती है, संविधान से होती है। भारत की सुरक्षा कैसी होती है, सब लोगों को पता है कि गलत काम करें तो सेक्शन लग जाएगा। सब लोग जान रहा है ना कि यदि चोरी डकैती मारपीट करते हैं तो एक्ट में कहा गया यदि आप गलत कार्रवाई करते हैं तो आपको उस एक्ट के तहत सजा मिलेगा। तो आप उस समाज से बाहर हो गए, सजा कटाई हो गए। उसी प्रकार यहाँ भी है सर,
यदि आपको फर्म में जो काम दिया गया है उस काम को डिसिप्लिन से नहीं करते हैं तो आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, उस समय के लिए फर्म से बाहर हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन से काम आया ना। चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड आदेश की एकता। इसका मतलब होता है कि जो भी प्रिंसिपल बनाया जाता है, जो भी फर्म में मैनेजमेंट करता है, उसमें यूनिटी एक ही व्यक्ति का होना चाहिए। मतलब कंट्रोल करने का, अगर परिवार में 10 मुखिया सब बात मानेंगे, एक मुखिया सब बात मानेंगे। मान लीजिए यहाँ मैनेजमेंट हम संभाल रहे हैं और मान लीजिए टीचर्स भी आके सब बोलेंगे हम ही नवीन सर है, क्या सब बात मानेगा उसका? कोई नहीं बात मानेगा। तो यूनिटी एक होनी चाहिए। क्या? क्योंकि उन्हीं की बात को सभी एम्प्लॉय मानेंगे। अगर उनके बात को लोग नहीं मानते हैं तो उनमें यूनिटी वो नहीं, उनमें वो स्किल नहीं। तो यूनिटी करने वाला एक ही व्यक्ति होना चाहिए, मतलब ऑर्डर देने वाला जिसकी बात सभी एम्प्लॉइज माने और फर्म का डेवलपमेंट होगा। अगर यूनिटी नहीं होगा तो हमारा फर्म का डेवलपमेंट नहीं। अगला पॉइंट सबऑर्डिनेशन। हाँ एक चुटिया सा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हाँ ये बैठे है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? हम लोग अभी कुछ दिन पहले चैप्टर पढ़े थे डायरेक्शन, निर्देशन। डायरेक्शन का 4 यूनिट्स, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन और एक और था सर सुपरविजन। सुपर डायरेक्शन होता है क्या? डायरेक्शन होता है कि आपको वे बता रहे हैं। अगर आप में स्किल है लेकिन कहीं कहीं कुछ कमियां हैं जिससे आप काम को ग्रो, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करना है कि आपको पहले ट्रेन करेंगे, आपको पहले प्रशिक्षित करेंगे, आपको पहले उस वर्क का नॉलेज देंगे कि कैसे उसको संपन्न किया जाए। ऑटोमेटिक जब आप उस वर्क में नॉलेजेबल हो जाते हैं तो उस वर्क में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। क्या होता है सर? तो किस आधार पे? डायरेक्शन। अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत एम्प्लॉय है, हम किन्हीं को डायरेक्शन दे ही नहीं रहे हैं तो सब मनमौजी काम कर रहे हैं, फर्म में काम जैसे जैसे हो रहा है, डेवलपमेंट। अगला पॉइंट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल। सबऑर्डिनेशन क्या होता है सर? इसको बताए थे हम लोग व्यक्तिगत हितों की इच्छा। व्यक्तिगत हितों की इच्छा मतलब क्या होता है ना कि मान लीजिए जो भी पर्सन होता है, जो भी एम्प्लॉय होता है ना सर, वो नॉलेजेबल तो होता ही है, लेकिन कुछ एम्प्लॉय ऐसा होता है कि जिस क्षेत्र का उसको नॉलेज होता है उसी नॉलेज के अनुसार काम दिया जाता है। अगर मान लीजिए उस क्षेत्र का नॉलेज नहीं है, उसको हम प्रेशराइज करेंगे सर आप ये काम किया, आपको ट्रेंड करते हैं, तो वो तो व्यक्ति को ट्रेंड करना पड़ेगा, एक तरह से जबरदस्ती काम करना पड़ेगा, पहले उसको ट्रेंड करना पड़ेगा। तो उस व्यक्ति को कहना है कि भाई जिस व्यक्ति को जो नॉलेज है उसी व्यक्ति के अनुसार उस व्यक्ति को काम दिया जाए, ये नहीं कि उसको फिर से ट्रेंड किया जाए दूसरे काम के लिए और फिर से काम संपन्न जाए। मतलब उनको काम उसकी स्किल के अनुसार देना ही क्या होता है हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। भाई इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ हमको ये काम आता है। अगला पॉइंट है रेम्युनरेशन, सबसे वांटेड पॉइंट। रेम्युनरेशन मतलब होता है कि जिस वर्कर को आप अपने पास रखे हैं, जिस वर्कर को, जिस एम्प्लॉय को आप अपने फर्म में रखे हैं, उसके काम के अनुसार, उसकी स्किल के अनुसार जब उसको आप पेमेंट करेंगे ना सर, तो काम को अच्छा करेगा। क्या? अगर काम अच्छा करता है उसको जब बोनस देंगे तो और अच्छा करेगा, उसको इंक्रीमेंट देंगे तो और अच्छा करेगा, उसका प्रमोशन देंगे तो और अच्छा करेगा। तो रेम्युनरेशन तो उसका सैलरी जो होता है उसके काम के अनुसार, ये नहीं काम करवा रहे हैं पूरे दिन भर का और सैलरी कम दे रहे हैं, काम करेगा फर्स्ट टाइम तो कर देगा लेकिन नेक्स्ट टाइम वो समझदार हो जाएगा, वो काम को डेवलप। भाई प्रिंसिपल क्यों बनाया है? डेवलपमेंट के लिए। कानून क्यों बनाया है? विकास के लिए। संविधान क्यों बनाया है? देश की सुरक्षा के लिए। प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्यों बनाया है? बिजनेस की सुरक्षा के लिए, कि आप इस सिद्धांतों को, इस नियमों को पालन करेंगे तो आपका फर्म जो होता है, आपका वर्क जो होता है, आपका बिजनेस जो होता है वो डेवलप करता है। हाँ या ना? अगला पॉइंट है मेरा द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। इसको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। सेंट्रलाइजेशन तो होता है कि जो भी जिस क्षेत्र में आप काम करें, जी प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या कहता है कि आपका जो एरिया है, आपका जो वर्क है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए, मतलब एक सीमित क्षेत्र में होना चाहिए। यदि आप उससे हट के काम करते हैं तो आपका विकास। क्या भारत का संविधान, भारत का कानून दूसरे कंट्री मानेंगे क्या? नहीं ना। आपका बिजनेस का जो पॉलिसी है, क्या सेकंड बिजनेस का पॉलिसी सेम होगा? तो उसमें क्या होना चाहिए सर? सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अगला है स्केलर चेन, ठीक है, श्रृंखला।
हम लोग सब जानते हैं कि जब किसी प्रोडक्ट को, जब किसी रॉ मटेरियल को एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जब किसी रॉ मटेरियल को किसी प्रोडक्ट में, तो कन्वर्ट करने के लिए एक चेन से गुजरना पड़ता है, एक सीढ़ी से, एक प्रोसेस के तहत। उस प्रोसेस के तहत हमारा एक प्रोडक्ट तैयार होता है। अब भाई हम लोग जो शर्ट पहने हुए, क्या डायरेक्ट ये जो प्रोडक्शन होता है क्या वन टाइम हो जाएगा प्रोडक्शन? एक चेन बेसिस से बना है। क्या हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, इसमें जितना भी पार्ट्स लगा है तो क्या एक ही बार बन गया? ये सबको पहले तैयार किया गया, उसके बाद सबको असेंबल किया गया। क्या तो जब तक यूनिटी ऑफ नहीं रहेगा हमारा, जब तक स्केलेटन नहीं रहेगा, जब तक स्केलेटन तब तक वर्क डेवलपमेंट। स्केलेटन होता है एक प्रोसेस। जब आप एक प्रोसेस से काम करते हैं सर, तो हर प्रोसेस का अलग अलग कानून होता है, हर प्रिंसिपल, हर स्टेप का अलग अलग कानून होता है। अगर उसको अप्लाई करते हैं तो आपका वर्क क्या होता है? क्योंकि प्रिंसिपल क्यों करते हैं सर? वर्क के डेवलपमेंट के लिए, समय को बचाने के लिए, विकास के लिए, विकास के लिए, विकास के लिए, और सिर्फ वही सारा पॉइंट होता है जो सारा पॉइंट नहीं बताइए, वही 10-12 पॉइंट जो बार बार हम रिपीट करते हैं सर। कानून क्यों अप्लाई करते हैं? वर्क को सेटिस्फाई करने के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, क्या प्रॉफिट के लिए, समाज के विकास के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए। बेसिक पॉइंट है सर। अगला पॉइंट है हमारा ऑर्डर। ये पैराग्राफ नहीं समझ में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, मतलब सेकंड पैराग्राफ जो दिया हुआ है, वो जो DCBALF करके जो समझाया गया है ना, वो थोड़ा क्लियर बताते हैं। स्केलर चेन मतलब क्या होता है सर? कि अभी हम जस्ट बताएं, जैसे मान लीजिए एक बताते हैं सर, जब आप छत चढ़ते हैं तो शक्तिमान बन के तो छत नहीं पहुंचेंगे क्या? जब बच्चा जन्म लेता है तो डायरेक्ट वो 10 क्लास में चल जाता है क्या? डायरेक्ट IPS बन जाता है क्या? नहीं सर। तो जब तक वो हर स्टेप को पार नहीं करेगा तब तक उस मंजिल को प्राप्त नहीं करेगा। तो हर स्टेप को पार करने के लिए वहाँ के जो नियम है उसको फॉलो करेगा। क्या अगर उसको फॉलो नहीं करता है तो आगे उसका इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट। तो वही जो स्टेप बांटा हुआ है, वही स्टेप बांटा हुआ है कि उस वर्क को करने के लिए आपको सारे कैटेगरी को पास करना, सारे कैटेगरी कंप्लीट करना। जब तक उसको कंप्लीट नहीं करेंगे आपका डेवलपमेंट। अगला पॉइंट है ऑर्डर, आदेश। आदेश ऑर्डर मतलब होता है सेम वही पॉइंट सर। आदेश जैसे बताया था यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश वही है सर। आदेश मतलब होता है कि जो भी आप ऑर्डर दे रहे हैं, जो भी आप आदेश दे रहे हैं, वह सही तरीके से एक डिसिप्लिन में दे, एक प्रोसेस वाइज दे। जब तक आपका आदेश सकारात्मक नहीं रहेगा, पॉजिटिव, तो डेवलपमेंट। क्योंकि हम यदि किसी भी ऑर्डर को देते हैं, किसी भी रूल्स को अप्लाई करते हैं, तो पहले उससे रिसर्च होता है कि उस ऑर्डर को कितने लोग अप्लाई करेंगे, वो कितना सही होना चाहिए। तो जब तक उसका हम स्टडी नहीं करते, उसको प्रेजेंट, तो पहले खुद हम रिसर्च करेंगे कि जो हम आदेश देने वाले हैं क्या उसका लोग अप्लाई करेंगे क्या। जैसे मोदी जी आपका लॉकडाउन में एक दिए थे, लॉकडाउन में एक दिन पहले बंद किए थे। पहले वो डेमो क्लास कर रहे थे, डेमो देख रहे थे कि भाई हमारा लॉकडाउन में क्या कंडीशन होता है। उनको लगा कि नहीं, अब हमारी बातों को लोग सब मान रहे हैं, लोग हमको मांग रहे हैं मुखिया, तो मेरी बात का मान रहे हैं, तो अब हम लॉकडाउन को बढ़ा सकते हैं क्या। तो वो उनके द्वारा रिसर्च किया गया ना अपना आदेश को, उसके बाद वो अप्लाई किए, तो उससे क्या हुआ, वर्क सर्टिफाइड हुआ, सुरक्षा हुआ, देश का सुरक्षा हुआ, क्या सब लोग सेफ रहे। अगला स्टेबिलिटी ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है समता, कहने मतलब है, बहुत मेन पॉइंट है। समता क्या होता है? जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, जितने भी वर्कर होते हैं, सब में समान भाव होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन की तरफ से, सब में सबके प्रति इक्वल सोच होना चाहिए। यदि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो मुखिया होता है उसके द्वारा सबके प्रति सोच अलग रहेगा तो क्या विकास हो पाएगा क्या? अगर संविधान सबके लिए अलग होगा तो देश का विकास होगा। उसमें इक्विटी होना जरूरी है सर, समानता। चोरी करेंगे तो आप भी धारा वही लगेगा, है ना। जो एक छोटा, जो एक उच्च वर्ग का व्यक्ति उस पर लगेगा, कैटेगरी सेक्शन वही, दोनों की इक्वल है। हम चोरी करें तो मेरे सेक्शन लगेगा, आप करेंगे तो आप भी सेक्शन लेंगे। ऐसा नहीं कि हम बड़े हैं तो हम माफ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए इक्विवेलेंट है, वही इक्विटी। क्लियर। अगला मेरा है स्टेबिलिटी ऑफ न्यू ऑफ प्रोफेशनल।
इसका मतलब होता है कर्मचारियों के कार्यकाल। क्या होता है सर? ये हम सब जानते हैं ना सर। जब तक आपको टाइम वेरिएशन नहीं देंगे ना सर काम के लिए, तब तक हम काम को सही से आपका एक एज लिमिट कर देंगे कि यदि आप वर्क अच्छा करते हैं तो आपको 60 साल काम मिलेगा सर। क्या जैसे अभी सेना में हुआ था, कौन सेना में था सर? अभी जस्ट स्टेटमेंट आया था, जस्ट अग्नि था ना सर कि आप 3 साल 4 साल 5 जॉब की भी छोड़ देना, फिर नहीं सर जॉब एक टाइम लिमिट है। जब तक ये ड्यूरेशन नहीं हो, ड्यूरेशन में होता है कार्यकाल, जब तक आपको कार्यकाल नहीं देंगे ना तब तक आप वर्क को अच्छे से नहीं करेंगे। तो किसके तहत? स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल, मतलब आपका कार्यकाल बांट देंगे सर आपको 60 साल काम करना है, आपका 20 साल जॉब है, आपका 30 साल जॉब है। तो एक कार्यकाल होने से क्या होता है, एम्प्लॉय उसी अनुसार से काम को। अगला मेरा इंटेटिव। इंटेटिव जो होता है इसका मतलब होता है पहल क्षमता। क्या होता है सर? इसका मतलब क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय होते हैं, जो भी वर्कर होते हैं, यदि वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनके साथ जो मेंबर काम कर रहे हैं वो उनको क्या करें, बताते हैं कि सर आप नहीं हो पाएंगे तो हम आपको काम। तो ये होना चाहिए सर। इससे क्या होता है ना सर, इससे वहाँ पे एक ग्रोथनेस होता है। मान लीजिए किसी कारण से हम एब्सेंट है तो हमारे काम को वो बंदा कंप्लीट करते रहे, वो एब्सेंट है हम उसके काम करते हैं, तो इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। उससे क्या होता है सर, और हमारा फर्मी ग्रोथ होता है। फर्मी क्या होता है सर? अगला पॉइंट में इंस्पिरिट। अगला इंस्पिरिट ऑफ क्रॉप्स, इसका मतलब होता है सहयोग की भावना। सेम वर्ड है, सहयोग के सेम वही थॉट है, सबका वही मतलब है। सहयोग मतलब होता है कि सब में एक मोटिवेशन, सब में एक कोऑर्डिनेशन होता है कि जब काम को हम लोग आपस में मिलकर करेंगे सहयोग के साथ तो हमारा ऑटोमेटिक क्या होता है, मैनेजमेंट, हमारा वर्क जो होता है वो सेटिस्फाइड हो पाता है, मतलब संपन्न हो पाता है। मतलब पूरे प्रिंसिपल का एक ही मोटिव है, अगर कानून बनता है, अगर नियम बनता है तो सिर्फ विकास के लिए बनता है। संविधान बना देश की सुरक्षा के लिए, परिवार में मुखिया द्वारा डिसिप्लिन बनाया गया तो परिवार की सुरक्षा के लिए, बिजनेस के लिए मैनेजमेंट बनाया गया तो बिजनेस के विकास के लिए। तो सब में एक ही वर्ड है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। और यदि आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज करते हैं तो बिजनेस का साइज जैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, आपके बिजनेस में केवल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट होगा। हाँ है ना? ठीक है।